नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और आज स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरीज में। शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जहां मीटिंग में 31 एजेंडों पर चर्चा की गई। इस बैठक के दौरान कई अहम फैसलों पर मनोहर कैबिनेट की मोहर लगी है। इसमें ई व्हीकल्स नीति को लागू करना, ये बात अहम है। तो वहीं खरीदारों से लेकर उद्योग लगाने वालों को बड़ी छूट देने का फैसला किया गया। इसमें स्लैब तय किए गए हैं, जिसके तहत पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही विदेशी कोयले की बढ़ती कीमतों को देखते हुए 2008 में हुए पावर परचेज एग्रीमेंट में भी बदलाव किया गया है। कोयले की बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार बिजली कंपनियों को रेट दिया जाएगा। इससे हरियाणा सरकार पर 50 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं इस कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं। 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है, उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फॉर्म वो साइन कराना है और कंसेंट फॉर्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगरपालिका के अंदर हैं, चाहे नगरपालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगरपालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसकी एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है। देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है, हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं। हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश, भारतवर्ष, वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd प्लेस पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है, वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है, वाहनों में डीजल की, पेट्रोल की जो खपत होती है, उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूजर भी इसके आने चाहिए, तो सबके लिए। और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है कि प्रोडक्शन में उनको क्या क्या सहायता दे सकते हैं, और जो लोग इसको खरीदेंगे, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कारें, बसें, ट्रक जो खरीदेंगे, उनको भी प्रारंभिक मात्रा रखी गई है, निश्चित की है कि प्रारंभिक जो फर्स्ट वाले जो भी अप्लाई करेंगे खरीदने के लिए और अपना पैसा जमा कराएंगे, उसके बाद उनको कुछ सहायता। पावर जो निर्माता है बिजली के, और खास करके जो थर्मल पावर हाउस चलाते हैं, उसमें 2 प्रकार का कोयला यूज होता है, या तो डोमेस्टिक है या इंपोर्टेड है। पिछले दिनों में इंपोर्टेड कोयला बहुत महंगा हो गया और लगभग जो $100 का भी होता था, तो $250 तक प्रति मीट्रिक टन ये पहुंचा है। तो इतना महंगाई होने के बाद कई कंपनियां वो घाटे के कगार पर चली गई, और उनकी डिमांड है कि हमारे जितने एग्रीमेंट्स हैं, या तो एग्रीमेंट्स को रिवाइज किया जाए, नहीं तो फिर हमारे यूनिट्स बंद हो जाएंगे और कंपनियां फेल हो जाएंगी। हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी, बहुत दिनों से इसकी हम तैयारी कर रहे थे, काफी डिपार्टमेंट से परामर्श करने के बाद और अंतोगत्वा आज ये फाइनल होने के बाद हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए मनोहर कैबिनेट के कुछ अहम फैसलों के बारे में बताते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी 2022, इसे मंजूरी दे दी गई है आज की कैबिनेट की मीटिंग में, कैबिनेट की बैठक में। तो वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ईवी पॉलिसी, इसे भी मंजूरी मुख्यमंत्री की कलम से दे दी गई है। ईवी पॉलिसी के तहत खरीदारों को सहायता दी जाएगी। इसके अलावा ई व्हीकल की इंडस्ट्री लगाने वालों को जीएसटी और पावर में छूट मिलेगी। बिजली समस्या से निपटने के लिए भी रणनीति जो है वो तैयार की गई कैबिनेट के द्वारा।
इसके साथ ही माता भीमेश्वरी के लिए श्राइन बोर्ड बनेगा। रोहतक के बेरी गांव में माता भीमेश्वरी का जो मंदिर है वहां वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करने की अब जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया को भी काफी सुगम बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए काम पूरा सरल हो सकेगा। पीपीपी परिवार पहचान पत्र। महिलाओं को 18 साल तक के बच्चों के लिए सीसीएल दी जा रही है, चाइल्ड केयर लीव दी जा रही है। इसके अलावा पंचकुला को विकसित करने के लिए सीएलयू लाइसेंस की समय सीमा को हटाया गया है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक्ट लाने का भी प्रावधान मनोहर कैबिनेट में लाया गया। गुरुग्राम में डेटा सेंटर्स को स्थापित किए जाने की बात भी इसमें सामने आई है। इसके अलावा अग्निवीरों के लिए पॉलिसी बनाने का निर्देश यह भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और ये तमाम फैसले लिए गए हैं आज की कैबिनेट की बैठक में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सफल मेजबानी के लिए मनोहर सरकार की पीठ थपथपाई, सारी व्यवस्थाओं को सराहा। पीएम मोदी ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बना रहे ओलंपियन नीरज चोपड़ा की भी तारीफ की, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर सरकार की पीएम ने ठोकी पीठ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए की तारीफ। हरियाणवी खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। हरियाणा की मेजबानी में बेहद सफल तरीके से हुए चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की धमक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक भी पहुंची है। मन की बात कार्यक्रम में कई बार हरियाणा की प्रतिभाओं, राज्य सरकार के फैसलों और नई पहल की तारीफ कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक बार फिर हरियाणा की पीठ ठोकी है। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफल आयोजन के लिए न केवल हरियाणा की मनोहर सरकार की प्रशंसा की, बल्कि यहाँ के खिलाड़ियों की तरफ से बनाए गए रिकॉर्ड पर उनका उत्साह भी बढ़ाया है। मोदी महिला खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना नहीं भूले। उन्होंने कहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं, जिनमें 11 रिकॉर्ड महिला खिलाड़ियों ने तोड़े हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए। वही तारीफ करने पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने अन्य खेलों के साथ साथ स्वदेशी खेलों को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मुझे खुशी है कि इन खेलों में कई रिकॉर्ड्स बने तथा अधिकतर रिकॉर्ड बेटियों ने तोड़े। प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 90वें एपिसोड में हरियाणा के खेल, खिलाड़ियों और सरकार की मेजबानी की तारीफ करने पर काफी समय लगाया। उन्होंने खेलो इंडिया में 5 स्वदेशी खेलों मलखंब, योगासन, कलियारा पट्टू, थांग ता और गतका का जिक्र करते हुए इन प्रयासों की सराहना की। अभी तक ये खेल सिर्फ कुछ राज्यों तक ही सीमित थे। हरियाणा की मेजबानी में 10 दिन तक पंचकुला में चले राष्ट्रीय खेलों में इन 5 स्वदेशी खेलों को पहली बार शामिल किया गया। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओलंपिक में शामिल होने वाली स्पर्धाओं के अलावा 5 स्वदेशी खेल भी शामिल हुए थे। ये 5 खेल है गतका, थांग ता, योगासन, कलरियापट्टू और मलखंब।
कुल 25 खेलों की प्रतियोगिताएं हुई। 4700 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें भी 2262 लड़कियां शामिल है। 2018 में हुई थी शुरुआत। पंचकुला में हुआ आयोजन। सरकार ने करीब 250 करोड़ खर्च किए। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा की तरफ से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की चर्चा करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स और स्पेस स्टार्टअप से हम विकास करने की दिशा में प्रयासरत है। मोदी ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को फिनलैंड और कुर्ताने गेम्स में पदक जीतने पर बधाई देने के साथ ही रोहतक की 14 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी तनु के गोल्ड जीतने पर तारीफ की। तनु के पिता एक स्कूल में बस चालक है। इससे पहले मोदी हरियाणा की खिलाड़ी उन्नति हुड्डा की तारीफ कर चुके हैं। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। कोर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। ठीक इसी प्रकार का करिश्मा रोहतक की तनु ने भी किया है। तनु के पिता राजवीर सिंह रोहतक में एक स्कूल के बस ड्राइवर है। तनु ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर अपना और अपने परिवार का, अपने पापा का सपना सच करके दिखाया है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि कड़ा अभ्यास, संघर्ष और जज्बा हरियाणा के खिलाड़ियों की पहचान है और इसी के बल पर नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी नए कीर्तिमान स्थापित करते रहते हैं। बिटिया तनु का भी प्रयास सराहनीय है, जिन्होंने खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीतकर अपने माता पिता का सपना पूरा किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। हरियाणा के मुक्केबाजों ने आखिरी दिन 10 स्वर्ण पदकों पर गोल्डन पंच लगाते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता बनने का गौरव हासिल किया था। उसने पहले दिन से टक्कर दे रहे महाराष्ट्र को अंतिम दिन पछाड़ा। मनोहर सरकार शुरू से ही खेलों को बढ़ावा देती आई है। सीएम मनोहर लाल का प्रण हरियाणा को खेल हब बनाने का है। मनोहर सरकार की बेहतरीन खेल नीति की बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी देश की शान बन चुके हैं। और हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देशी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक अनुदान और जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को करनाल के डॉक्टर मंगल सेन सभागार में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बड़ा ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। देसी गाय की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में एक और पहल की है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। देसी गाय की खरीद पर 25,000 तक की सब्सिडी। जीव अमृत का घोल तैयार करने के लिए किसानों को मुफ्त में दिए जाएंगे 4 बड़े ड्रम। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम ने कहा
कि प्रदेश के 50,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर खंड स्तर पर एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती करवाई जाएगी। और क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आप खुद ही सुनिए। कि हमको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। 1960 से 2022 ये एक दिशा में हम चलते रहे हैं। हम, हमारा किसान, हमारी मंडियां, हमारे कृषि विभाग, हमारा सारा कुछ इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चिंता सबको होने लगी है कि इस कैंसर को, बीमारी को ठीक करना है तो पहले पानी ठीक करो, खाद्यान्न ठीक करो। शरीर की अन्य बीमारियां, उसमें भी खाद्यान्न की क्वालिटी को ध्यान देना है। तो कई प्रकार उसमें आ गए हैं। कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, तो कहीं बायो मैन्योर के नाते से उस फार्मिंग को शुरू कर दिया, कहीं प्राकृतिक खेती शुरू किया। आज तुलनात्मक ध्यान में ये आ रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है वही एक इसका विकल्प है। लागत कम होगी, प्रकृति के नाते से जो एक प्रकृति के अनुसार जो एक तरीका होता है काम करने का, उसको बदल करके हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। बहुत बड़े विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चाएं आपके सामने रखी गई होंगी, आगे भी रखी जाएंगी, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। आज तो यह कि उसके लिए हमें करना क्या है। मैं कि जो आत्मा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आत्मा योजना, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यही नाम है ना। तो इसके अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसी में इस विषय को हम जोड़ दें। अब ये चूंकि केंद्र की स्कीम है, केंद्र से भी प्राथमिकता यही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। प्रदेश की भी प्राथमिकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जितना कंट्रीब्यूशन इसमें स्टेट को भी करना पड़ेगा उतना करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को डॉक्टर मंगल सेन सभागार में प्राकृतिक खेती पर आत्मा योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विचार व्यक्त किए। सीएम की बड़ी बातें, हर ब्लॉक में एक प्रदर्शन प्लांट अवश्य बने। ब्लॉक स्तर पर 50 से ज्यादा प्रगतिशील किसान प्रशिक्षित किए जाए। प्रगतिशील किसान अब प्रकृतिशील किसान कहलाएंगे। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए केंद्र से जो बजट मिलेगा उससे ज्यादा हरियाणा सरकार देगी। प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन प्लांट लगाने के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। आत्मा योजना से जुड़े तकनीकी सहायक प्रबंधक और ब्लॉक तकनीकी सहायक प्रबंधक से सीधा संवाद करते हुए मुख्यमंत्री के सामने ये जानकारी आई कि पिछले करीब 7 महीने से उन्हें मासिक मानदेय नहीं मिला है। तो इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल ही वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दूरभाष पर निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से मानदेय जारी कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी भी कर्मचारी के वेतन में विलम्ब हो। यहाँ तक कि गांव के चौकीदार और सफाई कर्मचारी का वेतन भी हर महीने की 7 तारीख तक जारी कर दिया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पादों की पैकिंग सीधे किसान के खेतों से ही हो, ऐसी योजना भी तैयार की जाएगी, जिससे बाजार में ग्राहकों को इस बात की शंका ना रहे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पाद है भी या नहीं। धान की खेती में कमी लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और पानी बचाने के मकसद से हरियाणा की मनोहर सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर आर्थिक मदद दी जाती है। राज्य के किसानों की तरफ से इस योजना को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। किसानों के लिए सरकार की योजना, फलों के बाग लगाने पर विशेष अनुदान। धान की खेती में आएगी कमी, बचेगा पानी।
प्रदेश की मनोहर सरकार किसानों के उत्थान और हितों के मद्देनजर विभिन्न योजनाओं और स्कीमों को क्रियान्वित कर रही है। धान की खेती में कमी लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और पानी बचाने के मकसद से हरियाणा की मनोहर सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है और यही कारण है कि किसान इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हरियाणा में धान की खेती में अत्यधिक पानी की जरूरत पड़ती है। इससे भूजल स्तर में कमी आ रही है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने योजना की शुरुआत की थी। राज्य के किसानों की तरफ से इस योजना को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। मेरा मानना है कि ये सरकार का अच्छा फैसला है, क्योंकि पिछले दिनों भी सरकार ने जो पिछले सालों में भी फैसले लिए थे कि धान की खेती को थोड़ा कम किया जाए, जिससे जो है जल स्तर गिर रहा है तो शायद वो कुछ लेवल रहे। तो अगर सरकार ने फलों की बागवानी के लिए अनुदान भी देने की घोषणा की है तो मेरे सोच में तो बहुत अच्छा विचार है ये, और किसानों को भी इससे फायदा होगा, क्योंकि धान लगाने से तो काफ़ी पानी जो ज़रूरत होती है, और अगर ये फलों के वृक्ष लगाए जाएंगे तो दोनों तरफ से फायदा होगा। किस तरह से? एक तो जल स्तर भी लेवल रहेगा, और दूसरा जो किसानों को भी फलों में हो सकता है कि अच्छी इनको फसल अच्छी हो और अच्छा पैसा भी कमा सके। हाँ जी, इस चीज़ के लिए मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत अच्छा निर्णय है। बहुत वह किसानों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। जैसे कि हमारा जल स्तर नीचे घटता जा रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। हम पेड़ लगाएंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी इससे, और हमें बहुत फायदे मिलेंगे इससे। बच्चों के लिए फल होंगे पेड़ों पे, पौधों से ऑक्सीजन मिलेगी, और जल में बहुत फायदा होगा जी। जैसे जल स्तर घटता जा रहा है, वैसे हमने पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से बहुत, और सुना जा रहा है कि कुछ अनुदान राशि भी दे रहे हैं, इससे हमें पेड़ पौधों को पालने के लिए सहायता मिलेगी। और जैसे कि पेड़ पौधों से हमें फल मिलेंगे, उनसे आमदनी भी हमारी अच्छी होगी जी, इसमें भी हमें बहुत सहायता मिलेगी। इस स्कीम के से तो हमारा आमदनी की आमदनी हो जाएगी, और पानी की बचत होगी, और फलों एक तो फल मिलेगा, और ऊपर से जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ेंगे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, और बहुत ही अच्छी स्कीम है। इससे फायदे तो यह है जी, खट्टर सरकार ने पहले भी पानी के जल स्तर को नीचे गिरने से बचाने के लिए धान की फसल के कई ऑप्शन और भी दिए हैं। दालें लगाओ, मक्की बो, उससे जल का लेवल भी हमारा ऊपर होगा, क्योंकि उसमें तो पानी की कम आवश्यकता होती है पेड़ों में। ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। प्रत्येक जिले में किसान इस योजना के तहत पंजीकरण करा रहे हैं। धान की जगह किन फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जानिए। कौन सी फसलें उगाने से फायदा? मक्का, अरहर, मूंग, तिलहन, सब्जियां। अब ये योजना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है और किसान इसका लाभ लेने के लिए कृषि और बागवानी विभाग में पंजीकरण करा रहे हैं। आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। योजना से जुड़े आंकड़े। खरीफ सीजन में 5600 एकड़ में होने वाली धान की खेती की जगह अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती कराने का लक्ष्य। कृषि विभाग को अपने हिस्से के 4350 एकड़ में से 3851 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलों की खेती कराने में सफलता। बागवानी विभाग के 1250 एकड़ में से 509 एकड़ क्षेत्र में अन्य फसलों की खेती लक्ष्य का 89% हासिल कर लिया है। 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक प्रोत्साहन। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बाद में सरकार की तरफ से सत्यापन के बाद किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मनोहर सरकार शुरू से ही किसानों के हितों में योजनाओं का संचालन कर रही है, ताकि प्रदेश में किसानों और खेती की तस्वीर बदली जा सके। और हरियाणा डायरी में आज इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।